नमस्ते, आपका बहुत स्वागत है। आपने ये वीडियो देखा। ये वो खबर है जो मुख्यधारा के चैनलों ने एक स्क्रॉलिंग टिकर में दफना दी या ऐसे दिखाई जैसे देश के उत्थान की पराकाष्ठा हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, एक निर्वाचित संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, पटना एयरपोर्ट पर उस शख्स का स्वागत करने पहुंचे जो किसी सरकारी पद पर नहीं है, जिसे किसी ने वोट नहीं दिया, जो किसी मंत्रालय का हिस्सा नहीं है। उस शख्स का नाम है मोहन भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक। अब सवाल ये नहीं है कि सीएम ने किसका स्वागत किया, सवाल यह है कि ये प्रोटोकॉल किसने तय किया। भारत का संविधान कहता है कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। संघ का कोई संवैधानिक दर्जा तो है नहीं, फिर ये दृश्य क्यों है? और ये पहली बार नहीं है। आज इस रिपोर्ट में हम 3 ऐसे तथ्य उजागर करेंगे जो ये साबित करेंगे कि भारत की नौकरशाही में एक अनऑफिशियल प्रोटोकॉल काम कर रहा है, जो संविधान की किताब में नहीं है लेकिन व्यवहार में पूरी तरह से लागू है। आप सोच रहे होंगे ये मेरी जिंदगी से कैसे जुड़ा है, आपकी जिंदगी से कैसे जुड़ा है? जब आप किसी सरकारी दफ्तर में फाइल लगाते हैं, जब आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जब आप किसी योजना का लाभ मांगते हैं, तो उस फाइल पर जो अफसर बैठा है उसकी विचारधारा क्या है, उसे किसने चुना, यूपीएससी ने या किसी और ने? यही वो सवाल है जो आज हम डेटा के साथ आपको दिखाएंगे। ये स्टोरी शुरू होती है 9 नवंबर 1966 से। इंदिरा गांधी की सरकार ने एक आदेश पारित किया, सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकते। ये बैन लगभग 6 दशकों तक लागू रहा। इस बैन के पीछे तर्क था नौकरशाही की न्यूट्रलिटी, यानी जो व्यक्ति जनता की फाइलें निपटाता है वो किसी राजनीतिक वैचारिक संगठन का हिस्सा नहीं हो सकता। अब आइए 2024 में, जुलाई 9, 2024 को केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के जरिए एक आदेश जारी किया। 58 साल पुराना वो बैन जो सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस से जोड़ने से रोकता था, रद्द कर दिया गया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, 58 साल पुराना संवैधानिक आदेश वापस लिया गया। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो किसी ने नहीं पूछा। अगर आरएसएस सिर्फ एक सांस्कृतिक संगठन है तो सरकारी कर्मचारियों के उससे जुड़ने की इतनी जल्दी क्यों थी? अब एक ऐतिहासिक संदर्भ भी आप देख लीजिए। पूर्व आरएसएस नेता और लेखक दीनानाथ नारायण की किताब है द आरएसएस एंड द मेकिंग ऑफ द डीप नेशन में एक दावा है जिसे पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने 22 में सार्वजनिक रूप से उद्धृत किया। उनके अनुसार आरएसएस के अपने ही नेताओं के बयानों को उद्धृत करते हुए कहा गया था कि 2016 में अकेले 676 यूपीएससी चयनित आईएएस आईपीएस अधिकारी आरएसएस से प्रशिक्षित पृष्ठभूमि के थे। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होता है, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा में कौन पास होता है ये तो एक तरफ की कहानी है। असली सवाल यह है कि जो यूपीएससी से नहीं आते वो कैसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। इसका जवाब है लेटरल एंट्री। आपने सुना होगा। लेटरल एंट्री क्या है? सरल भाषा में यूपीएससी की परीक्षा दिए बिना सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति। जो हमको दिखाया जाता है, सरकार कहती है हमें डोमेन एक्सपर्ट चाहिए। आईएएस जर्नलिस्ट होते हैं, टेक्नोलॉजी, फिनांस, हेल्थ जैसे क्षेत्रों के एक्सपर्ट हमको चाहिए। ये तर्क सुनने में बिल्कुल सही लगता है। जो छिपाया जाता है, किसे चुना जाता है, किस आधार पर? 18 में पहली बार लेटरल एंट्री विज्ञापन आया, 21 में दूसरा, 23 में तीसरा। अगस्त 17-24 यूपीएससी ने 45 और पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी 24 मंत्रालयों में। विपक्ष ने हंगामा काट दिया। राहुल गांधी ने कहा ये आरएसएस के जरिए नौकरशाहों की भर्ती। 3 दिन बाद 20 अगस्त 2024 को सरकार ने वो विज्ञापन वापस ले लिया। अगर लेटरल एंट्री में कुछ गलत नहीं था तो वापस क्यों लिया विज्ञापन? सरकार ने कहा कि रिजर्वेशन का मुद्दा था। लेकिन क्या आरक्षण का सवाल 2018 में पहली नियुक्तियों में नहीं था? तब चुप्पी क्यों? टाइमलाइन देखिए। 18 में पहली लेटरल एंट्री नियुक्तियां, नो रिजर्वेशन। 21 में दूसरी बार, 23 में तीसरी बार। अगस्त 24 में विज्ञापन वापस, रिजर्वेशन के कारण से। सवाल, 6 साल बाद ये कारण क्यों याद आया? ये सब हो क्यों रहा है? एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर। जब कोई विचारधारा धीरे धीरे किसी संस्था पर इस तरह काबिज हो जाती है कि संस्था की नीतियां उस विचारधारा के अनुरूप ढल जाती हैं। ये कोई षड्यंत्र का सिद्धांत नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड पॉलिटिकल साइंस का फिनोमेना है। नौकरशाही का जो गणित है, भारत में आईएएस ऑफिसर की सैंक्शंस स्ट्रेंथ लगभग 6500 है, वास्तव में कार्यरत हैं 20% कम, यानी हर 5 में से 1 पद खाली। अब सोचिए कि अगर उन खाली पदों पर बिना यूपीएससी परीक्षा की नियुक्तियां हों
और अगर उन नियुक्तियों पर किसी एक विचारधारात्मक पसंद का प्रभाव हो तो परिणाम क्या होगा? आपकी सरकारी नौकरी की फाइल, आपके बच्चे का सरकारी स्कूल का पाठ्यक्रम, आपके गांव की सड़क का टेंडर, ये सब उसी अफसर की मेज पर तो जाएगा। अब एक और तथ्य, आरएसएस ने अपनी संघ शिक्षा वर्ग यानी प्रशिक्षण शिविरों में यूपीएससी कोचिंग का एक इनफॉर्मल नेटवर्क तैयार किया है, खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। यह भी इलीगल नहीं है, कोई भी संगठन यूपीएससी कोचिंग दे सकता है, उसमें गलत क्या है? लेकिन सवाल यह है कि जब एक वैचारिक संगठन नौकरशाहों को प्रशिक्षित करे और वही संगठन सरकार के साथ कुछ हद तक अलाइन हो तो नौकरशाही की तटस्थता कहां जाती है? ये प्रोटोकॉल किस संविधान की किताब में लिखा हुआ है जिससे मैंने कार्यक्रम शुरू किया? दूसरी तरफ के लोग क्या कहते हैं इस पूरे मामले? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने अगस्त 2024 में कांग्रेस की आलोचना का जवाब देते हुए कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, लेटरल एंट्री की अवधारणा यूपीए सरकार की देन है, हमने सिर्फ उसे ट्रांसपेरेंट बनाया। कांग्रेस का विरोध हिपोक्रेसी है। ये तर्क कितना सही है? सच ये है कि यूपीए के दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह, बिमल जालान, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, ये लेटरल एंट्रीज थी। ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, लेकिन डेटा क्या कहता है? यूपीए की लेटरल एंट्रीज इंडिविजुअल एक्सपर्टीज के लिए थी। मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आए। ये डोमेन स्पेसिफिक केस बाय केस था। मोदी सरकार का 2024 का विज्ञापन 45 पदों के लिए एक साथ था, एक सिस्टमिक ओवरहॉल जो पूरे मंत्रालय तंत्र को प्रभावित करता है। अंतर है स्केल का, स्पीड का और सिलेक्शन मैकेनिज्म में। साथ ही यूपीए के दौर में सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस का बैन था, 24 में वो बैन हटा दिया गया। ये कॉम्बिनेशन है जो इसे अलग बनाता है। जुलाई 24 में आरएसएस का बैन हटा, अगस्त 24 में लेटरल एंट्री के 45 पद विज्ञापित हुए। दोनों घटनाएं एक महीने के अंदर। ये इत्तेफाक हो सकता है या फिर ये इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जेंस हो सकती है, जहां धीरे धीरे कदम दर कदम नौकरशाही की न्यूट्रलिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ढलती जा रही है। ये आप तय करिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में 25 नवंबर 49 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, संवैधानिक नैतिकता एक स्वाभाविक भावना नहीं है, इसे विकसित करना पड़ता है। कोई मां के पेट से संवैधानिक नैतिकता लेकर पैदा नहीं होता। उन्होंने ये चेतावनी इसलिए दी थी कि एक दिन हो सकता है कि जब संवैधानिक संस्थाएं ठीक वैसे ही काम करती दिखें जैसे उन्हें करना चाहिए, लेकिन उनके भीतर एक अलग ही शक्ति का केंद्र काम कर रहा हो। एक विजुअल स्टेट और एक शैडो प्रोटोकॉल, दोनों एक साथ। सोचिए कि जब एक निर्वाचित सीएम एयरपोर्ट पर एक गैर संवैधानिक व्यक्ति का स्वागत करने जाता है तो वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, वो एक सिग्नल है। उस अधिकारी को सिग्नल जिसकी प्रमोशन फाइल ऊपर है, उस नौकरशाह को सिग्नल जो लेटरल एंट्री के जरिए नई नियुक्ति पाना चाहता है, और उस सिस्टम को सिग्नल की अगली अथॉरिटी कहां है। अब आखिरी सवाल, जब एक सिस्टम धीरे धीरे कानूनी रास्तों से बिना कोई कानून तोड़े खुद को किसी विचारधारा के अनुरूप ढाल ले, तो क्या ये लोकतंत्र की नाकामी है या ये लोकतंत्र का सबसे चतुर इस्तेमाल? कमेंट में जरूर बताइए, क्या ये सिर्फ राजनीतिक नियुक्तियों का पुराना खेल है जो हर सरकार करती है, या इस बार कुछ स्ट्रक्चरली अलग हो रहा है? बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपने ये रिपोर्ट देखी। ये इसलिए भी जरूरी है कि इस तरह की बहुत सारी चीजें इस देश में घटती रहती हैं, घट रही हैं, जो हम स्क्रॉल करके निकल जाते हैं। बहुत शुक्रिया।